मेरा नाम डॉक्टर नितेश कुमार दहिया है। मैंने इस बारी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2023 में ऑल इंडिया रैंक 425 प्राप्त की है। मैं अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं बाय प्रोफ़ेशन एक डेंटिस्ट हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2013 में कंप्लीट की, नवी मुंबई से। मैंने ग्रेजुएशन में बीडीएस किया है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। उसके बाद 2014 में मेरा ये इंटरेस्ट था कि मैं सिविल सर्विसेज़ दूँ। एंड मैंने 2014 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, बट उस टाइम मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई। देन उसके बाद मैंने सोचा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे एडवाइस किया कि आप पहले अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लो, उसके बाद यू कैन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना एमडीएस करूँगा। फिर मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने अपना एमडीएस कंप्लीट किया 2018 में। 2015 टू 2018 मैंने एमडीएस किया। उसी दौरान मेरी शादी भी हो गई एंड उसके बाद फिर मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब ज्वाइन किया उसी कॉलेज में। सो करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन नवी मुंबई। एंड मैं कमेंट्स बाद में पढ़ के आप लोगों के साथ जुड़ूँगा एंड जो आपके डाउट्स होंगे मैं उनको एड्रेस करूँगा। सो मैंने उसके बाद वापस मेरी जॉब लगी 2019 में। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सीरियसली वापस से सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन देने का ट्राई करूँगा एंड उसके बाद फिर मैंने अटेम्प्ट दिए। सो मेरा फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट 2020 में दिया मैंने, जिसमें मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया एंड मैंने मेंस लिखा। मेंस में मेरा क्योंकि ऑप्शनल की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो मैंने जो इंटरव्यू कट ऑफ है वो मेरा 7 मार्क्स से मिस हो गया था। एंड फिर मैंने वापस से 2021 में प्रीलिम दिया, लेकिन मैं काफ़ी कैजुअल हो गया था। मैंने ये सोच लिया कि एक बार मेरा प्रीलिम हो गया है, मेरे को नॉलेज तो है ही, क्योंकि मेंस में भी मैंने एक अच्छा स्कोर किया था जनरल स्टडीज़ और ऐसे में। सो मैंने सोचा कि नॉलेज तो मेरे को हो ही गई है, मेरा प्रीलिम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ओवर कॉन्फिडेंस मेरे लिए भारी पड़ा एंड मैंने 2021 में जो अटेम्प्ट दिया उसमें मेरा प्रीलिम ही क्लियर नहीं हुआ एंड मेरे काफ़ी लो मार्क्स आए। इनफैक्ट मेरे 70 मार्क्स आए एंड उस टाइम कट ऑफ समवेयर अराउंड 88 के आसपास गया था। सो दैट वाज़ अ वेरी बिग सेटबैक फॉर मी एंड मैंने उससे काफ़ी लेसन्स लर्न किए। फिर मैंने 22 में पूरी शिद्दत से प्रीलिम की अच्छे से तैयारी की। लगभग 4-5 महीने प्रीलिम डेडिकेटेड स्टडीज़ की मैंने एंड देन आई क्लियर्ड 2022 विद गुड मार्जिन। मैंने मेंस लिखा, मैंने मेंस क्लियर किया, उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बाद फाइनल रिज़ल्ट मेरा नेगेटिव रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 11 मार्क्स से मेरा रह गया। एंड ये रिज़ल्ट आया था 23 मई 2023 को। एंड जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 23 था वो होना था 28 मई को, 5 दिन बाद। सो मैंने वापस हिम्मत जुटाई एंड वापस मैंने एग्ज़ाम दिया एंड फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2023 में। ये मेरी ब्रीफ जर्नी थी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में। अब मैं जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करूँगा एंड उससे आई होप कि आपके जो मेजॉरिटी डाउट्स हैं और जो आपको जो दुविधा रहती है प्रिपरेशन के बारे में वो क्लियर हो जाएंगी। मैं अपने सक्सेस का क्रेडिट सबसे ज़्यादा अपनी वाइफ़ और अपने फ़ादर को देना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हो, मैं आई बीन मैरिड फॉर 6 इयर्स एंड मेरी वाइफ़ एकदम कंप्लीट सपोर्टर रही है मेरी पूरी प्रिपरेशन में। इनफैक्ट वो भी एक डॉक्टर हैं, वो मेरे साथ ही जॉब करती हैं, तो जॉब में भी वो काफ़ी मेरा जो बर्डन था, वर्कलोड सँभाल लेती थी, जिसकी वजह से मुझे अपने जॉब पे भी काफ़ी पढ़ने का टाइम मिल जाता था। यूजुअली जो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन मेरे लिए आसान था रिलेटिवली, क्योंकि मेरी वाइफ़ मेरे साथ जॉब करती थी और वो काफ़ी कुछ मेरे काम का बर्डन सँभाल लेती थी। सो एंड मेरे पापा भी मेरे इक्वली बिग सपोर्टर रहे हैं। उन्होंने कभी डाउट नहीं किया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। समहाउ ही हैड द बिलीव कि आई विल क्रैक इट एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। लास्ट अटेम्प्ट इसलिए क्योंकि मेरा एज 32 एज ओवर हो गया है। सो आई कैन नॉट गिव अनदर अटेम्प्ट। मेरा एक अटेम्प्ट बचा हुआ है, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। सो वी गेट 6 अटेम्प्ट्स। एक मैंने 2014 में दे दिया था एंड 4 अभी दिए मैंने सीरियस अटेम्प्ट्स। सो मेरा एक अटेम्प्ट ऐसे ही जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। प्रीलिम्स में मुझे लगता है कि जो आप 2 चीज़ें हैं, एक तो बेसिक सोर्सेज़ जो सब पढ़ रहे हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना ही है। आपके जितने भी बेसिक रिसोर्सेज़ हैं वो आप अच्छे से कीजिए, उनको बार-बार रिवाइज़ कीजिए। फिर एक बार आपको सफिशिएंट नॉलेज हो जाए, उसके बाद आप फिर जो मॉक टेस्ट सीरीज़ वो लगाना शुरू कीजिए। उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, आप कितना स्कोर कर रहे हैं। आप स्ट्रैटेजी डिवाइस कर पाएँगे कि
आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। एक बार आप ये डिसाइड कर लें तो आप वो वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर में कैसा परफॉर्म करते हैं, आपका दिमाग कैसे काम करता है, वेदर आप अपना दिमाग ठंडे रख पाते हैं कि नहीं, आप काम कंपोज होकर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं, ये आपको टेस्ट सीरीज़ के दौरान सीखना है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इनफैक्ट मेरे ओपिनियन में तो 50% जो कंट्रीब्यूशन है आपका प्रीलिम्स क्लियर करने में वो नॉलेज होती है, एंड 50% आप वो 2 घंटे में कैसा परफॉर्म कर रहे हो वो होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। लोग इस पे एम्फसाइज़ नहीं करते हैं। जितनी ही इम्पोर्टेंस आपकी जो नॉलेज की है, जितनी इम्पोर्टेंस आपके रिवीजन की है, उतनी ही इम्पोर्टेंस आपके वो 2 घंटे में आप कितना काम कंपोज़्ड होके क्या परफॉर्मेंस देते हो वो भी है। तो इसके लिए इनफैक्ट मैंने डिटेल वीडियो बनाई है अपने खुद के चैनल पे। मैं जो होस्ट हैं हमारे उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल यूट्यूब चैनल का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। मैंने उसमें ये भी बताया है, प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताने की ट्राई किया है। मैंने 4-5 दिन पहले ही अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा आ जाएगा कि कितनी नॉलेज ज़रूरी है इस प्रीलिम में अच्छा स्कोर करने के लिए। वो नॉलेज कहाँ से मिले एंड उसको अप्लाई कैसे करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि इनिशियली मेरे 2 प्रीलिम्स में जो 20 और 21 का प्रीलिम जो मैंने क्लियर किया, 20 वाला जो मैंने क्लियर किया वो हार्डली 1.5 मार्क्स से क्लियर किया, एंड जो 21 वाला है वो मैं क्लियर ही नहीं कर पाया। इनफैक्ट काफ़ी बड़ी मार्जिन से मेरा छूट गया प्रीलिम्स। लेकिन 22 और 23 में मैंने काफ़ी अच्छी मार्जिन से क्लियर किया है। मैंने इस बारी 105 स्कोर किया है, जबकि कट ऑफ 75 गया है। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैंने ठंडा दिमाग रख के अपनी नॉलेज का एप्लीकेशन उस 2 घंटे में किया, एंड इसलिए मेरा स्कोर इतना इम्प्रूव हुआ। कमिंग ऑन टू एंड सीसैट के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं की थी। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मेरा बचपन से ही थोड़ा ठीक रहा है, उसमें मैं कॉन्फिडेंट रहता था। मैथमेटिक्स का मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे सीसैट के वो सॉल्व कर लिए थे। आप भी सीसैट के पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उसमें समवेयर अराउंड 90 to 100 स्कोर कर रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यू विल क्लियर सीसैट। लेकिन अगर आपको कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर आपको मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग या कॉम्प्रिहेंशन में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यूट्यूब पे जाइए। बहुत सारे चैनल्स हैं जिनमें आपको अच्छे से गाइड किया जाता है, फ्रीली वो लोग पढ़ाते हैं। सो आप वो यूट्यूब चैनल से सीख सकते हैं, देन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट आते हैं, वो प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप 8-10 सीसैट के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेंगे, मेरे लिए ये काफ़ी था। सो सीसैट के लिए मैंने ना कोई गाइडेंस लिया, ना कोई कोचिंग ली। इनफैक्ट मैंने कोचिंग किसी भी चीज़ के लिए नहीं ली है। लेकिन सीसैट के लिए इतना काफ़ी रहेगा। मेरा प्राइमरी फ़ोकस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे रहता था। उसके बाद मैं थोड़ा जो मैथ्स के क्वेश्चंस जो बहुत टफ होते थे मैं उनको छोड़ देता था, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता था। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जीएस में भी एंड सीसैट में भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मैथ्स के टफ क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में जो ईजी क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ दो, या फिर लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आप पहुँच ही ना पाओ। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें सीसैट में, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। मैथ्स में अगर आपको कोई टफ क्वेश्चंस लग रहे हैं या फिर लॉजिकल रीजनिंग में टफ क्वेश्चन लग रहे हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ये मेरी तरफ से प्रीलिम की एडवाइस रहेगी। बाकी जो बेसिक रिसोर्सेज हैं और जो बुक्स हैं वो तो आपको हर टॉपर के चैनल पे टॉक में मिल जाएंगी, या फिर बहुत सारे ब्लॉग्स हैं आप उनसे ले सकते हो। मैंने भी स्टैंडर्ड सोर्सेस फॉलो किए हैं सब्जेक्ट्स के। अब आते हैं मेंस पे। मेंस में ऐसे के लिए मैंने जैसे आपने मेरी मार्कशीट भी अगर आप देखेंगे, मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रखी है वीडियो। मेरे को 3 मेंस लिखे हैं मैंने। 20 वाले मेंस में 121 मार्क्स आए थे मेरे। देन 2022 में मेरे 119 मार्क्स आए थे, एंड 23 में मेरे 121 मार्क्स वापस आए हैं। तो इसके लिए मैंने ऐसे के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन की थी। ऐसे में मेरे हिसाब से 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका कंटेंट, आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए जो कि आप एक अपने एस्से में लिख पाओ। अब ये कंटेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। कंटेंट मतलब मैं जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड कंटेंट नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा कंटेंट जो आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो। सपोज़ आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, सपोज़ आपको मूवीज़ में इंटरेस्ट है, या फिर आपको अच्छी पर्सनैलिटीज़ की बायोग्राफी पढ़ने में इंटरेस्ट है, या फिर आपको फिक्शनल स्टोरीज़ पढ़ने में इंटरेस्ट है, रीडिंग है, डॉक्यूमेंट्री है। जैसे मुझे डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने में जो अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं, जिन लोगों ने कुछ लाइफ में अचीव किया है, कुछ अच्छा काम किया है, उनके बारे में पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। सो मैं विकिपीडिया पे उनके बारे में पढ़ता रहता था, यूट्यूब पे पढ़ता रहता था, गूगल पे पढ़ता रहता था। तो जो भी मेरे को अच्छे एनेक्डोट्स मिलते थे, ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज़ मिलते थे, मैं उनको उनके शॉर्ट नोट्स बना लेता था। एज़ इन मैं कॉपी पेस्ट कर ले नोट्स मेरे पूरे डिजिटल थे। मैंने कोई भी फिज़िकल जो बुक में नोट्स नहीं बनाए एक्सेप्ट मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मैंने वो अपने प्रिपरेशन की शुरुआत में बना लिया था। उसके बाद मैंने सारे डिजिटल नोट्स, मेरी इनफैक्ट 95% ऑफ प्रिपरेशन डिजिटल है। मैंने पूरी प्रिपरेशन अपने आईपैड से की है।
सो आई एम ए बिग सपोर्टर ऑफ डिजिटल प्रिपरेशन। कमिंग बैक टू ऐसे, सो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। तो एक बार आपके एक कंटेंट रेडी हो जाएगा, वो आप कंटेंट आपको, अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, आप उस इंटरेस्ट से रिलेटेड आप थोड़े से नोट्स बना लीजिए, ताकि जो ऐसे में कंटेंट लिखेंगे वो दूसरे से अलग तभी होगा जब आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें लिखेंगे। एंड आप अगर यही कॉमन एग्जांपल्स देते रहेंगे, गांधी जी, गौतम बुद्धा, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के, या फिर जो कॉमन एग्जांपल्स हैं अंबेडकर जी के बारे में आप लिखते रहेंगे, जो सब लिख रहे हैं, तो आपका वही कॉमन ऐसे हो जाएगा, फिर आप कुछ डिफरेंट नहीं कर पाएंगे। ये मेरा मानना है। तो एक बार अगर आप लोग ऐसे की स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ेंगे, तो विक्रम गरेवाल सर थे, ये इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। आई गेस उनका 4-5 साल पहले सिलेक्शन हुआ था, इनके हाईएस्ट मार्क्स आए थे, आई गेस समवेयर इन 160s उन्होंने स्कोर किया था। उनके ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो योर माइंड विल बी ब्लोन। वो इतने ज़बरदस्त ऐसे लिखते थे कि उनका कंटेंट पढ़ के ऐसा लगेगा आज तो पता नहीं क्या ही पढ़ लिया, कुछ तो अलग पढ़ा है, कुछ तो गेन, आपको लगेगा आपने कुछ तो नॉलेज गेन की है। एंड उनका लिखने का तरीका इतना अच्छा और इतना वो फ्लो वाला था, क्योंकि उनको हमेशा से बचपन से प्रैक्टिस रही थी बुक्स वगैरह लिखने की। तो हमें तो टारगेट करना नहीं है 160, बट अगर 120-140 आ जाते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अस। सो उनसे मैंने सीखा कि आपको एक तो कंटेंट थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, एंड लिखने का तरीका थोड़ा फ्लो में होना चाहिए। सो एक बार आपका कंटेंट तैयार हो गया, तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा थोड़े ऐसे में प्रिपरेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, उसका थोड़ा रेलेवेंट एंड थोड़ा यूनिक कंटेंट तैयार कीजिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ताकि आपके ऐसे में थोड़ा यूनिकनेस आए। देन सेकंड आता है प्रैक्टिस, कि फ्लो कैसे आएगा। फिर आप उस कंटेंट को लेके आप जो ऐसे के टॉपिक्स हैं, इधर PYQs से ले लीजिए या फिर किसी कोचिंग के एसेस ट्राई कीजिए, वो आप लिखना शुरू कीजिए। एंड वो एसेस फिर अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ जो थोड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको पढ़ाइए। और मैं सजेस्ट करूँगा ऐसे लोगों को पढ़ाइए जो UPSC की प्रिपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ताकि उनका विजन काफ़ी ब्रॉड रहेगा एंड वो आपको खुले मन से सजेशंस दे पाएंगे। आपको उनका रिस्ट्रिक्टेड व्यू नहीं होगा सिर्फ UPSC प्रिपरेशन की तरफ। वो आपको डाइवर्स ओपिनियन दे पाएंगे। एंड उनको फिर आप पूछे कि आपको मेरा ऐसे पढ़ के कैसा लगा, आपको मेरा ऐसा पढ़ के मज़ा आया कि नहीं आया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अपने एसेज अपनी वाइफ को पढ़ाता था, तो वो मुझे बताती थी कि ये ऐसे पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया, इसमें ये मिस्टेक्स थी। एंड मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको स्ट्रिक्टली अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि आप कभी भी ऐसे लिख रहे हैं, स्पेशली आप ऐसे एग्ज़ाम में ऐसे लिख रहे हैं जहाँ आप यू आर एस्पायरिंग टू बी एन ऑफिसर, टॉप क्लास ऑफिसर, जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट में इससे ऊपर ऑफिसर्स रिक्रूट नहीं होते हैं। एंड जिस तरीके की पोस्ट के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, तो यू कैनॉट अफोर्ड टू मेक मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। आप किसी भी लैंग्वेज में ऐसे लिखिए, लेकिन आपकी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए। मैं नहीं बोला बहुत अच्छी और बहुत फ्लावरी होनी चाहिए, लेकिन ठीक होनी चाहिए, लैंग्वेज गलत नहीं होनी चाहिए आपकी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये 3 चीज़ें ठीक से कवर कर ली, एक तो आपका कंटेंट अच्छा हो, एक आपके ऐसे में फ्लो हो, थोड़ा सामने वाले को पढ़ के मज़ा आए, और एक आपके ऐसे में कोई बेसिक गलतियाँ ना हों। ये अगर आपने ये 3 चीज़ें अश्योर कर ली, तो मैं मानता हूँ कि आपके लिए 100+ स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। एंड ऐसे प्रैक्टिस के लिए आप मेरे हिसाब से 5 से 10 एसेज अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, ये काफ़ी होगा। आप जो कमेंट्स कर रहे हैं, मैं बाद में पढ़ के इनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। अपनी मिस्टेक्स के बारे में भी बताऊँगा मैं ज़रूर। देन कमिंग बैक टू GS1 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमारे जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उससे काफ़ी मैच करता है। सो GS1 तो आपका उसी से कवर हो जाएगा। मैं बस एडवाइस करूँगा कि आप GS की, नॉर्मली मेरे से ये गलती हुई थी अपने पहले अटेम्प्ट में, कि जो GS, क्योंकि मैंने GS1 का सिलेबस प्रीलिम के टाइम पे पढ़ लिया था, तो मैंने मेंस के टाइम पे उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। मैंने फोकस अपने ऑप्शनल और बाकी उस पर किया था। इससे मेरे मार्क्स 90 आ गए थे GS1 में, क्योंकि मैं रिवाइज़ ही नहीं किया था। मुझे लगा था प्रीलिम्स में इतना अच्छे से कवर किया हुआ है तो मेरा मेंस में भी हो जाएगा। ये मिस्टेक आप मत कीजिए। हर पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, और आपकी जो कॉमन चीज़ें हैं, जो प्रीलिम्स में है और जो मेंस में कॉमन चीज़ें हैं, आप उनको रिवाइज ज़रूर कीजिए, स्पेशली हफ्ते 2 हफ्ते पहले मेंस के। अगर आप करेंगे तो आपको एक मेमोरी को बूस्ट मिलेगा एंड आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। पेपर 2 में मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत और करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको वापस बताना चाहूँगा, मैं रेगुलरली अपने डे 1 ऑफ प्रिपरेशन से न्यूज़पेपर फॉलो करता आया हूँ। मैं अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ता था डेली,
उससे नोट्स बनाता था, डिजिटल नोट्स बनाता था, मैं डिजिटल न्यूज़पेपर ही पढ़ता था एंड मैं उससे रोज़ नोट्स बनाता था। इसलिए मेरे को जनरल स्टडीज़ में कभी भी कोई कंटेंट की डिफ़िकल्टी नहीं हुई, जो मल्टी डायमेंशनल आंसर्स लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स फॉलो करता था थ्रू न्यूज़पेपर। मैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ता था। मैं आगे जो हम बढ़ेंगे सेशन में, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। सो जनरल स्टडीज़ 2 में आपके जो बेसिक हैं लक्ष्मीकांत से जो बेसिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं एंड जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं ये सिर्फ न्यूज़पेपर से अगर आप करेंगे ये आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जो करंट अफेयर्स हैं पेपर 2 से रिलेटेड वो भी आपके न्यूज़पेपर्स और मंथली मैगज़ीन से कवर हो जाएंगे, उनके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग ऑन टू पेपर 3, अगेन पेपर 3 काफ़ी डायनामिक होता है। इसके लिए जो आपके बेसिक रिसोर्सेज हैं वो तो जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो पढ़नी है, इकोनॉमी की बेसिक चीज़ें पढ़नी है। करंट अफेयर्स जो रिलेटेड जितने भी हैं, इंटरनल सिक्योरिटी और ये सब, वो न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर 3 के लिए। इसलिए आप देखोगे कि मेरे पेपर 3 में भी कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा स्कोर किया है मैंने। पहले मेरे 98 आए थे, फिर मेरे 96 आए, इस बारी वापस मेरे 98 आए हैं। सो इसमें मेरी जो सक्सेस जो है कंटिन्यूअसली, ये मैं मानता हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग और उससे नोट्स बनाने के लिए है। जीएस पेपर 4 के लिए मैंने बेसिक नोट्स बना लिए थे अपने। जो हमारे थिंकर्स हैं, आप किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक से थिंकर्स पढ़ लीजिए एंड उसमें से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। एक बार आपके थिंकर्स के शॉर्ट नोट्स हो जाएँगे, तो आपको उनको कोट करने में, उनकी टीचिंग्स को अप्लाई करने में आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। केस स्टडीज़ के लिए आप जो जैसे विज़न आईएएस के केस स्टडीज़ आती थी, सॉल्व्ड केस स्टडीज़ लीजिए और उनको पढ़ लीजिए एक बार। अगर आप एक बार 50-100 केस स्टडीज़ पढ़ लेंगे, तो आपको अप्रोच समझ में आ जाएगी कि आप कैसे केस स्टडीज़ में जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। सो मैं एडवाइस करूँगा सॉल्व्ड केस स्टडीज़ पढ़ लीजिए। 50 से 100 अगर आप पढ़ लेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी रहेगा। एंड जो थिंकर्स हैं, जो हमारे बेसिक टर्म्स हैं एथिक्स के, आप उनको गूगल कर लीजिए, उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इनफैक्ट आप जो टॉपर्स ने नोट्स बना रखे हैं पहले, उनके भी रेफ़र करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा सोर्स है, क्योंकि ये सबके सेम ही होते हैं। ऑलमोस्ट मैंने खुद इस अटेम्प्ट में अब ये किया था कि मैंने जो टॉपर्स के नोट्स थे वो पढ़ लिए थे सिर्फ एथिक्स के लिए। बाकी मैंने कभी और किसी के टॉप नोट्स काफ़ी रहते हैं, इनको रिवाइज़ कीजिए और अपने जब आंसर्स लिखेंगे, उन आंसर्स में इनको यूज़ कीजिए। अपने केस स्टडीज़ में यूज़ कीजिए एंड ये 2 चीज़ें मेरे हिसाब से काफ़ी हैं आपको एथिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। एक और चीज़ मुझे लगता है, एथिक्स में आपकी लैंग्वेज भी काफ़ी इम्पोर्टेंस प्ले करती है। अगर आप लैंग्वेज में अ, लैंग्वेज में आप छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करेंगे, छोटी-छोटी मिस्टेक्स करेंगे, सॉरी एग्ज़ाम्पल नहीं। अगर आप लैंग्वेज में छोटी-छोटी मिस्टेक्स करेंगे आप अपने केस स्टडीज़ लिखते टाइम या फिर अपने जो आंसर्स लिखते टाइम, तो वो काफ़ी नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ता है एग्ज़ामिनर पे। तो मैं आपको बोलूँगा, स्पेशली एथिक्स और एसे में आपके लैंग्वेज इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो आप जो सॉरी, कमेंट्स पढ़ने के चक्कर में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, माफ़ कीजिए। सो एथिक्स और ऐसे में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा आपको बहुत हाई-फाई लैंग्वेज लिखनी है, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको गलत लैंग्वेज नहीं लिखनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। मूविंग ऑन, ऑप्शनल के लिए मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंस था। मैं खुद बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाया मेडिकल साइंस में, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा गाइडेंस नहीं दे पाऊँगा। आप जो टॉपर्स जो अच्छा करते हैं स्कोर, उनका गाइडेंस ले सकते हैं। जो आप लेकिन ऑप्शनल के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ऑप्शनल आप ऐसा चूज़ कीजिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो और जिसमें थोड़े मार्क्स अच्छे मिलते हों। मैं आगे इसको डिटेल में थोड़ा वो करूँगा, एड्रेस करूँगा। लेकिन ऑप्शनल में एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप ऑप्शनल के नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना के रखिए। एकदम प्रिसाइज़ नोट्स आपके ऑप्शनल में होने ही चाहिए। अगर आपके नोट्स आपके प्रीलिम से पहले आपके ऑप्शनल के नोट्स रेडी नहीं है, तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी आपके ऑप्शनल में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो एक जो इम्पॉर्टेंट एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा ऑप्शनल से रिलेटेड, वो ये कि आप नोट्स तैयार करके रखिए। अपने नोट्स होंगे तो सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आप खुद के नहीं बना रहे हैं और अगर आप कोचिंग के नोट्स यूज़ कर रहे हैं, तो भी मैं आपको बोलूँगा कि आप कोचिंग के नोट्स को थोड़ा और कंसाइज़ वे में अपने लैंग्वेज में बनाएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। सोर्स बुक लिस्ट आप किसी भी टॉपर की आप अगर टॉक सुन लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैं फिर भी शॉर्ट में, ब्रीफ में रिपीट कर देता हूँ। जैसे पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं, मैंने उनके बारे में
वो पढ़ ली थी और इससे मैंने नोट्स बना लिए थे एक बार, क्योंकि एनसीईआरटी बार-बार पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली एंशिएंट एंड मेडिवल की, क्योंकि उसको काफ़ी बल्की होती हैं एंड उसको बार-बार आप पढ़ने जाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो आप एंशिएंट मेडिवल का अगर एक बार नोट्स बना लेंगे, अगर मॉडर्न का भी आप एक बार नोट्स बना लेंगे तो आप बार-बार फिर आपको बुक्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इकोनॉमिक्स का आप मृणाल सर के नोट्स पढ़ सकते हैं, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं। वो काफ़ी रहेंगे, इनफैक्ट मैं बोलूँगा इतने कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्रिहेंसिव हैं। आप कुछ चीज़ें जो बार-बार रिपीट नहीं होती हैं, आप उनको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट वो बार-बार रिपीट होते रहते हैं एंड वो क्लियर होते जाते हैं। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। कमिंग ऑन टू एनवायरनमेंट के लिए विजन की एक छोटी सी बुकलेट आती है जो मैंने ऑनलाइन डाउनलोड कर ली थी। मैं एनवायरनमेंट के लिए सिर्फ वही बार-बार रिपीट किया था और कुछ मैंने नहीं किया था। एनवायरनमेंट क्योंकि काफ़ी डायनेमिक है, तो आप करंट अफेयर मैगज़ीन्स जो पढ़ते हैं, उसमें जो एनवायरनमेंट के टॉपिक्स आते रहते हैं, जैसे जो नई-नई हमारी ट्रीटीज़ होती रहती हैं, जो उसमें हमारे जो इंडिया के कमिटमेंट्स हैं, कैसे फ़ॉलो कर रहे हैं, ये सब क्योंकि डायनेमिक टॉपिक है एनवायरनमेंट, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बेसिक्स अगर एक बार आपके एनसीईआरटी से और जो विज़न के बुकलेट है उससे अगर कवर हो जाते हैं, उसके बाद आप इसको करंट अफेयर से फॉलो कीजिए एंड उसमें मंथली मैगज़ीन बहुत अच्छा सोर्स है मेरे हिसाब से। अगर आप वो फॉलो कर लेंगे तो उसके अलावा आपको एनवायरनमेंट में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। देन आता है प्रीलिम के लिए साइंस एंड टेक। अगेन सिर्फ आप मंथली मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर फॉलो कर लेंगे, ये मोर देन इनफ है। आपको साइंस एंड टेक के लिए कोई भी और मटेरियल आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक काफ़ी है, उसमें आपको कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं आप, डांस वाला, म्यूज़िक वाला, ये चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। जो इर्रेलेवेंट चैप्टर्स हैं आप उनको छोड़ सकते हैं। सो सेलेक्टिवली आप पढ़िए नितिन सिंघानिया। बहुत सारे टॉपर्स ने डिस्कस किया हुआ है कि कौन-कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैं इनफैक्ट अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे भी आपको डिटेल में बताऊँगा कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। अभी अगर मैं बताने जाऊँगा टॉपिक हर एक सब्जेक्ट में तो काफ़ी लंबी सेशन हो जाएगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। शॉर्ट सेशन रहेगा तो बेटर होगा। ये प्रीलिम के लिए आपको फॉलो करना है। और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ काफ़ी हैं। मेरे हिसाब से 11th-12th की ज्योग्राफी एनसीईआरटीज़ आर मोर देन इनफ टू कवर ज्योग्राफी। बाकी आप जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी बनाया है एक, कि टेस्ट सीरीज़ जो आप लगाएंगे प्रीलिम्स में, वो जो टेस्ट सीरीज़ के सोल्यूशन होंगे उनको भी मैं एज ए सिलेबस मान लेता था। सो उसमें जो चीज़ें मेरे स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं होती थी, मैं उनको अच्छे से पढ़ता था एंड उसको फिर मैं बार-बार रिवाइज़ करता था। तो ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता था। ये हो गया मेंस में। अब मेंस के आंसर का मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे आप देखा है आपने कि मेंस में मैंने कंसिस्टेंटली जीएस में अच्छा स्कोर किया है एंड आंसर, मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है मेंस में, आप वो क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दीजिए। आपको ये नहीं करना है कि उसके आसपास की चीज़ें, कहानी बतानी, ऐसा नहीं करना है। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर करने के लिए कि जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, आप देखेंगे कि मेंस के जो क्वेश्चंस हैं यूजुअली उसमें 2 या 3 पार्ट्स होते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट तो आप पहले ये कीजिए कि क्वेश्चन को 2-3 पार्ट्स में ब्रेक कीजिए। एक बार आप क्वेश्चन के 2-3 पार्ट्स को रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे, उसके बाद फिर आप वो पार्ट वाइज़ उसका आंसर लिखिए एंड टू द पॉइंट आंसर लिखिए, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आंसर लिखिए। थोड़ा-सा 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखिए, जो भी रेलेवेंट आपको डेटा देना है, कोई या फिर कोई रिपोर्ट देनी है या फिर कोई करंट अफेयर से रिलेटेड कोई आपको 2 लाइन लिखनी है, जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली आप जो कोर इश्यू है जो आपके क्वेश्चन का, उसको एड्रेस कीजिए एंड वो 2 या 3 पार्ट में लिखिए एंड उसके बाद एक कंक्लूजन दीजिए। अगर आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको मेंस में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं, एंड टाइम मैनेजमेंट का आप ये कर सकते हो कि आंसर राइटिंग मेंस में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो टाइम मैनेजमेंट में आप ये कर सकते हैं कि अब मैंने क्या टेक्नीक अपनाई थी कि जब मैं आंसर प्रैक्टिस लिखता था, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो मैं वर्ड्स और टाइम देखने के बजाय मैं ये करता था कि मैं इस तरीके से अपनी हैंड राइटिंग का फ़ॉन्ट रखूँ और इतना कंटेंट लिखूँ कि मेरा 3.5 मिनट में एक पेज अपने आप ख़त्म हो जाए। सो मेरे को स्पेसिंग और जो लिखने की हैंड राइटिंग का साइज़ ऐसा रखना है कि अगर मैं 3.5 मिनट तक अपनी फुल स्पीड पे लिखता रहूँ, तो 3.5 मिनट में मेरा एक पेज अपने आप ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट 3.5 मिनट में मेरा दूसरा पेज ख़त्म हो जाएगा। सो इस हिसाब से, जैसे कि हमें पता है मेंस में हमें 10 मार्कर लिखने के लिए 2 पेजेस मिलते हैं एंड 15 मार्कर लिखने के लिए 3 पेजेस मिलते हैं। सो अगर आप 3.5 मिनट में एक-एक पेज कंप्लीट कर रहे हैं,
तो आपको फिर बार बार टाइम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप अपनी राइटिंग का फ़ॉन्ट इस हिसाब से कर लें और जो स्पेसिंग इस हिसाब से कर लें कि आप जब आंसर लिखें तो आपका 3.5 मिनट में अपने आप पेज भर जाए। अगर आपका पेज ही भर जाएगा तो आपका कभी भी आगे ज़्यादा कंटेंट लिखना या फिर टाइम ओवररन का आपका रिस्क मिट जाएगा। ये मेरे लिए बहुत अच्छे से टेक्नीक काम की है एंड इसलिए मेरा तीनों मेंस में एक्सेप्ट एक मेडिकल साइंस का इस बारी जो मेरा पेपर 1 है उसमें पेपर छूटा था, नहीं तो मेरा आज तक कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं छूटा है। मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं अपने सब अटेम्प्ट्स में। सो ये आंसर राइटिंग के लिए आप काफ़ी इम्पोर्टेंट जो एडवाइस है। हाँ, पॉइंट वाइज लिखता था मैं। अब मेरा पैराग्राफ वाइज आंसर्स नहीं लिखता था। एक डाउट अभी पूछा है कमेंट में तो मैं एड्रेस कर देता हूँ। मैं आंसर राइटिंग पॉइंट वाइज करता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पॉइंट बाय पॉइंट। एक सब सेक्शन में आप 5 से 7 पॉइंट्स लिख सकते हैं, दूसरे सेक्शन में अगेन 5 से 7 पॉइंट लिख सकते हैं। मैं डायग्राम्स वगैरह ज़्यादा नहीं बनाता था, लेकिन हाँ, ज्योग्राफी वगैरह, एनवायरनमेंट, इन सब में अगर डायग्राम है मेरे पास तो मैं बना देता था। लेकिन फ्लो चार्ट्स वगैरह ये सब मेरे वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। मैं कंटेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल था, लिखने में ज़्यादा बिलीव करता था। रादर ये फ्लो चार्ट्स और ये सब मेरे से नहीं हो पाता था, तो मैंने ये कभी नहीं किया। हाँ, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बनाई मैंने। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड में जो कंक्लूजन लिखना है, आप कोई भी जो आपका क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड कोई भी एक फ्यूचर से रिलेटेड आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे मैं यूज़ करता था, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये मेरे को बाई हार्ट याद हो गए थे। मैंने एक दिन बैठ के अपने सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर वाइज याद कर लिए थे। फिर जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन आता था मैं उसमें वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में लिख देता था। या फिर हमारे इतने सारे जो मिशंस हैं, जो हमारे इतने सारे स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम कोट कर सकते हैं कि अगर हम ये फॉलो करेंगे तो हम ये स्कीम के जो ऑब्जेक्टिव हैं ये अच्छे से कवर कर पाएंगे। या फिर आप कोई डेटा कोट कर सकते हो कि हमारे जैसे न्यूट्रिशन में हमारा डेटा बहुत बुरा है, तो हम कि हमारा न्यूट्रिशन का लेवल इतना कम है, तो आप कि उसका करेक्ट करने के लिए जो हमारा गोल है कि हमारा ये न्यूट्रिशनल में ये हमारा स्टैंड हम अचीव करना चाहते हैं, तो वो अचीव कर लेंगे। ऐसे आप कोई भी कंक्लूजन, फ्यूचर कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन मैं आपको एडवाइस करूँगा 2 से 3 लाइन से ज़्यादा कंक्लूजन ना लिखें। फिर जैसे एक डाउट मुझे पूछा गया कि आप आंसर कैसे चेक करवाते हैं। मैं किसी से अपने आंसर्स नहीं चेक करवाता था। इनिशियली मैंने 1-2 टॉपर्स को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की कि प्लीज़ मेरे आंसर्स चेक कर लीजिए, लेकिन उतना ज़्यादा मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला नहीं। आई अंडरस्टैंड कि उनके अपने प्राइमरी जो कमिटमेंट्स होंगे वो उनमें बिज़ी हो जाते हैं एक बार सिलेक्शन होने के, तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो चेक करें। लेकिन मैं खुद से चेक करता था, और क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, है ना, हमेशा से ही मेरे को आंसर राइटिंग में कभी कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई है। मेरे को हमेशा से ही टू द पॉइंट आंसर लिखने की आदत थी, तो मुझे इस चीज़ में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं। हाँ, हिस्ट्री के फैक्ट्स और पॉलिटी के आर्टिकल्स याद होना ज़रूरी है, लेकिन आप बार बार रिवाइज़ करेंगे तो वो याद हो जाएगा। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ये एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं एंड उसमें आप सारे आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो लिख सकते हैं, उसको आप बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं। स्पेशली जब आपका एग्ज़ाम पास आएगा तो आप उस टाइम रिवाइज़ कर लीजिए एंड वो काफ़ी रहेगा। हाँ, जो लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत काफ़ी है, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम काफ़ी है एंड ज्योग्राफी के लिए 11th-12th काफ़ी है। बस मैं ये बोलूँगा, इनको आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। जो आप टेस्ट सीरीज़ देंगे प्रीलिम्स के, उनके जो सॉल्यूशंस हैं, मैं उनको भी एज अ सिलेबस मान लेता था। तो अगर आप 20 से 30 टेस्ट लिखेंगे या फिर आप 50 टेस्ट लिखेंगे तो आप उनको कर सकते हो, एज अ कंटेंट मान सकते हो। जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं हो आप उससे कवर कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरा इंटरव्यू बोर्ड जो इस बारी था वो सुमन शर्मा मैम का था। लास्ट टाइम जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो चौबे सर का बोर्ड था। सो इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था इस बारी। मैं अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मेरे 176 मार्क्स ही आए इस बारी। लेकिन मैंने सुना है कि सुमन मैम थोड़े कम मार्क्स देती हैं, सो इतने मिल गए, यही काफ़ी है। इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा था। मैं मोस्ट ऑफ द मैं आई वुड से 90% क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए थे एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और मेरे को आदत है 5-7 साल से लेक्चर लेने की एंड सेमिनार्स वगैरह। हम अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे बहुत सारे सेमिनार्स देते हैं, तो मेरे को स्टेज फियर नहीं है, मेरे को लोगों से बात करने में कोई डर नहीं लगता, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता हूँ। तो मैं देते टाइम बिल्कुल नर्वस नहीं था, ये मेरे बेनिफिट था थोड़ा। देन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। जो 2 सबसे बड़े जो गाइड हैं आपकी प्रिपरेशन में, वो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आपका सिलेबस। अगर आप
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार पढ़ेंगे तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको पढ़ना क्या है। एंड सेकंड ये समझ में आएगा कि आपको लिखना क्या है और कैसे लिखना है और कितना लिखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे में ये टेंडेंसी होती है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ने और नॉलेज के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, जब यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि हमारे पास जितनी नॉलेज है उतना नॉलेज दिखाने का हमारे पास ना तो वहाँ टाइम है ना स्कोप है, क्योंकि वहाँ हार्डली आपको 7 मिनट मिलते हैं 10 मार्कर लिखने के लिए और हार्डली 11 मिनट मिलते हैं 15 मार्कर लिखने के लिए। तो इसमें आप कितनी ही नॉलेज आप नहीं दिखा लोगे। जो आपको जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में, उसमें आपको लिमिटेड नॉलेज रखनी है, लेकिन वो नॉलेज इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उस नॉलेज को आप अच्छे से वहाँ पे एक्सप्रेस करके आ पाओ। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आप नहीं जानता है कि आपके दिमाग में कितनी नॉलेज है, आपने कितना हार्डवर्क किया है। वो सिर्फ इतना जानता है कि आपने जो लिखा क्या है और वो कितना इफेक्टिवली लिखा है, कितना अच्छे से। तो तब हो पाएगा कि आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उनको बार बार रिवाइज करें। और शॉर्ट नोट्स आप अपने सिलेबस के हिसाब से बनाइए, सिलेबस में शॉर्ट टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं उसके हिसाब से बनाइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो आपने एनालिसिस किया उसके हिसाब से बनाइए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कैसे मेरे को हेल्प किया। जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक वर्ड हमारे मेंशन्ड है हमारे जनरल स्टडीज़ के जो सिलेबस में, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता इंक्लूसिव डेवलपमेंट है क्या। एंड उसके बारे में क्वेश्चंस जब तक मैंने पीवाईक्यूज नहीं पढ़े तो मैंने देखा कि पॉवर्टी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे हर साल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने ये टॉपिक क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था तो मैंने अच्छे से कवर नहीं किया था। तो जैसे ही मैंने पीवाईक्यूज तो देखे तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार हर साल इस टॉपिक से पॉवर्टी एलिविएशन और जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है इससे हर साल 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैंने पीवाईक्यूज नहीं देखे होते तो ये टॉपिक मेरे से स्किप हो जाता। एक बार मैंने ये टॉपिक फिर मैंने क्वेश्चन देखे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर एक बार मैंने ये एनालाइज कर लिया टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फिर मैंने जब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि कैसे नोट्स बनाने हैं पॉवर्टी से रिलेटेड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो ऐसे आपको एनालिसिस करना है आपके सिलेबस का और पीवाईक्यूज़ का। सो आपको किसी भी सिलेबस पॉइंट में जो डाउट है वो आप दूर कर सकते हैं आपके सिलेबस से एंड प्लस पीवाईक्यूज देख के कि उस सिलेबस से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फिर जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मटेरियल पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करना है, किस तरीके से आंसर करना है। इस हिसाब से आप पीवाईक्यू को एनालाइज कर सकते हैं। एंड प्लस नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन भी, कितने कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप GS3 में मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने जो बाकी जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी, इन पे इक्वल एम्फेसिस किया था। एग्रीकल्चर का कोई मटेरियल मिलता नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उससे रेगुलरली नोट्स बनाते हैं तो एग्रीकल्चर आपका इतना सॉलिड तैयार हो जाएगा कि आपको कोई भी मटेरियल रेफर करने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड जितने भी आपके मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी से और जो एग्रीकल्चर से, वो आप सारे टैकल कर पाओगे विद ईज़, लेकिन प्रोवाइडेड आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है एंड उससे नोट्स बनाने हैं। ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी और ये जो जितने भी डायनेमिक टॉपिक्स हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट है, इससे जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो कवर होते रहते हैं न्यूज़पेपर में। अगर आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएं तो आप ईजी, तो जो प्राइमरी रीज़न है क्यों मैं अच्छा स्कोर कर पाता है GS3 का, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था रेगुलरली और उससे नोट्स बनाता था। मुझे ये लगता है, ये मेरा एनालिसिस है। देन कमिंग ऑन टू कि इंटरव्यू में पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी कैसे करें एंड डैफ कैसे। डैफ का मुझे ये लगता है कि डैफ में आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने लाइफ में जो भी किया है, जहाँ से ही पढ़ाई की है, जैसे ही पढ़ाई की है, जितने भी मार्क्स स्कोर किए हैं, तो आप वही लिखिए डैफ में। अगर आपने बहुत कुछ अच्छे बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, जैसे आपने IIT से पढ़ाई की है, अगर आपने IIM से पढ़ाई की है, आपने या फिर बहुत रिसर्च किया है, कुछ यूनिक काम किया है, तो आप उसके बारे में ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की होगी, उसके बाद वो अचीव किया होगा। अगर आप टॉपर रहे हैं, कहीं आपने स्टेट में टॉप किया है, तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए। लेकिन ज़बरदस्ती आपने स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेला है, उसमें कोई अवार्ड जीता है, तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए। लेकिन ज़बरदस्ती आप अपने आप को बस हीरो दिखाने के चक्कर में उनके सामने कुछ भी झूठ मत लिखिए। अगर आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया है, जैसे मेरे डैफ में कोई बहुत ज़्यादा ऐसे अचीवमेंट्स नहीं थे, लेकिन जैसे मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे टॉप किया था अपने कॉलेज में, तो वो मैंने मेंशन किया था। उसके अलावा मैंने कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं किया था। जैसे स्पोर्ट्स में मैं कभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा हूँ एंड मैं एक्टिवली परस्यू भी नहीं करता था, मेरे पास टाइम नहीं होता था। हाँ, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ देखता था, वो मैंने मेंशन किया है। तो जो आप एक्चुअली करते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हैं, जो आप हॉबीज़ फॉलो करते हैं, जिस हॉबी में आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट है, आप वो ज़रूर लिखिए, लेकिन झूठ
बिल्कुल मत भूलिए। जो आप हैं वही रहिए। अगर आप सच्चे रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, तो ही आपकी पर्सनैलिटी सबसे अच्छे से निखर के आएगी। और जिस भी लैंग्वेज में आप कॉन्फिडेंट हैं, इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हैं तो आप इंग्लिश में दीजिए, हिंदी में कॉन्फिडेंट हैं तो आप हिंदी में दीजिए। तो आप अपने जिसमें कॉन्फिडेंस फ़ील करते हैं आप उसी लैंग्वेज में इंटरव्यू दीजिए। एंड जो डैफ में जितने भी स्टेट्स वगैरह मेंशन हैं, जो भी जगह मेंशन है, आप उसके बारे में तैयार कर सकते हैं। लेकिन डैफ के बारे में बहुत ज़्यादा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई नहीं की है, कभी टॉप नहीं किया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस जो आप हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें आप कॉन्फिडेंस दिखाइए एंड अपना अच्छे से इंटरव्यू दे के आइए। देन कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मैंने क्या गलतियाँ की? कि यदि मेरे को वापस से यूपीएससी देने का मौका मिले तो मैं क्या करूँगा अलग? सो मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मैं ऑप्शनल चेंज करना चाहूँगा अपना, क्योंकि मेरे पास कोई गाइड करने वाला था नहीं, क्योंकि मैंने बिना कोचिंग के, बिना किसी गाइडेंस के मैंने मुंबई से पूरी तैयारी की है जॉब करते हुए। मेरे परिवार में भी कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट नहीं है रिसेंटली। मेरे परिवार में कोई ऑफिसर भी नहीं है, तो मेरे पास थोड़ी गाइडेंस की कमी रहती थी। मैंने जाने-अनजाने में मैंने मेडिकल साइंस ऑप्शन चूज़ कर लिया, जबकि मैं एक डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफ़ेशन, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट पड़ा। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन बहुत मेहनत करने के बावजूद भी मुझे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिला। एंड मेरे मार्क्स से भी आप देखोगे कि एक बार मेरे को 204 आए, एक बार मेरे को 258 आए, एंड इस बारी वापस मेरे मार्क्स ड्रॉप हो गए 241। इनफैक्ट मेरे इस बारी मेडिकल साइंस पेपर में 1 में 107 मार्क्स हैं। ये काफ़ी लो स्कोर है एंड मेरा टाइम मिसमैनेजमेंट हो गया था। तो एक चीज़ जो मैं गलती सुधारना चाहूँगा कि मैं अपना मेडिकल साइंस ऑप्शन जो किया है मैंने, उसको बदलना चाहूँगा। दूसरा जो मैं गलती अपनी सुधारना चाहूँगा कि मैंने जो प्रीलिम्स को लाइटली लिया था अपने 2021 के अटेम्प्ट में, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसकी वजह से मेरा 1 साल पूरा बर्बाद हो गया। तो ये 2 गलतियाँ मैं ज़रूर दूर करना चाहूँगा। और कोई मेरी मेजर गलतियाँ नहीं रही हैं। आप मेरे स्कोर से भी फ़ॉर्च्यूनेटली रिफ्लेक्ट होता है कि मैंने जो चीज़ें की वो मेरे लिए वर्क की हैं। सो ये 2 गलतियाँ अगर मैं दूर कर देता तो होपफुली मेरा सिलेक्शन शायद 2020 में ही हो जाता। एंड मेरे को इतने साल और नहीं लगाने पड़ते इस प्रिपरेशन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मैंने यूपीएससी को सेलेक्ट क्यों किया? ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली जब तक मैं 20 साल का था तब तक मेरे को यूपीएससी का कोई भी जानकारी नहीं थी। मैंने यूपीएससी वर्ड भी कभी लाइफ में नहीं सुना था, ना मैंने आईएएस सुना था, ना मैंने आईपीएस सुना था। लेकिन मेरा एक बैचमेट था जो बिहार से बिलॉन्ग करता था, उसके फादर बिहार पुलिस में डीएसपी थे, उसको पूरी नॉलेज थी। उसने मुझे इससे एक्सपोज़ किया था। एंड वो भी हम एक दिन ऐसे ही टीवी देख रहे थे बैठ के, तो उसने कुछ तो टीवी पे चल रहा था न्यूज़ वगैरह, उसमें बहुत कोई हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही थी, बहुत लाल बत्ती की गाड़ियाँ आती थी। उस टाइम तो लाल बत्ती की गाड़ियाँ होती थी। आई गेस ये 2012-13 के आसपास की बात है। तो मैंने पूछा, ये क्या तू ये सब देख रहा है, इससे हमारा कोई लेना-देना तो है नहीं, हम ना कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। तो उसने बोला कि ऐसे कैसे नहीं कर सकते, हम लोग भी बन सकते हैं ये। तो ऐसे उसने मुझे बताया था। एंड उसके बाद जब मैंने इसके बारे में सर्च करना शुरू किया, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छी लगी थी, कि जैसे एक तो ये आपको ये एग्ज़ाम जो ऐसा है जो ओवरनाइट आपको इतनी सारी पावर्स देता है कि आप कुछ कंस्ट्रक्टिव अगर करना चाहें सोसाइटी में तो कर सकते हैं। नेशन के डेवलपमेंट में आप एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। प्लस ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, जो मेरे लिए सोशल रिकग्निशन मिलता है, जो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जैसे कि मैंने आज तक कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया था। तो मैं ये चाहता था कि मेरे नाम के आगे भी कोई ऐसा वो लगे कि भाई इसने आईआईटी किया है, आईआईएम किया है, एम्स किया है। ऐसे मेरे को लगता था। मेरे एनडीए क्लियर किया है, तो मेरे को ये लगता था कहीं न कहीं कि मैंने कोई अच्छा एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया है, तो मेरे को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं होती थी। तो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये एग्ज़ाम परस्यू करूँगा। एंड मेरे को इसका जो सर्विसेज़ का प्रोफ़ाइल काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं ये काफ़ी अच्छी लगी। सो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया जाने का। ये 2 प्राइमरी रीज़न थे। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें? सो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मैं ये एडवाइस करूँगा, मेरे हिसाब से 3-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला तो आपकी अपने ऑप्शनल ऐसा चूज़ कीजिए जिसके बारे में गाइडेंस अवेलेबल हो। जिसके लिए कोचिंग रेडिली अवेलेबल हो, ऐसा चूज़ कीजिए। ऐसा ऑप्शन मत चूज़ कीजिए जिसमें गाइडेंस और कोचिंग अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे मेरे मेडिकल साइंस में कोचिंग और गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए मेरे को बहुत टफ़ आपको सब कुछ खुद पढ़ना पड़ता था। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आता था क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। शुरू का 1 साल तो मुझे यही डिसाइड करने में वेस्ट चला गया कि जहाँ पे 2 पेज पढ़ने थे, मैं 20 पेज पढ़ता था। तो ये बहुत मेरा टाइम एनर्जी वेस्ट हुआ। दूसरा जो एस्पेक्ट है ऑप्शन चूज़ करने में, वो ये है कि
जिसमें मार्क्स अच्छे आते हों, क्योंकि मेडिकल साइंस ऐसा ऑप्शनल है कि जिसमें आप कितना भी प्रिपेयर कीजिए, कितने भी, इवन टॉपर्स को 180s में मार्क्स आते हैं, किसी भी टॉपर को 300 320 में रेयरली आता है ऐसा। तो मैं सजेस्ट करूँगा ऐसे ऑप्शनल को चूज़ कीजिए जिसमें अच्छे मार्क्स आते हों, कि अगर आप बहुत अच्छा भी परफ़ॉर्म करें तो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिले। सो ये एक बहुत अच्छा, क्योंकि आपको एक्सपर्ट नहीं बनना, अल्टीमेट आपका जो गोल है वो है, ये है कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर आपको ऑप्शनल में स्कोर आ रहा है तो ही आप ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। आपको ऑप्शनल कितनी ही नॉलेज हो, आपने कितनी ही मेहनत की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेट फ़र्क पड़ता है आपको मार्क्स कितने आए हैं। तो ये सेकंड एस्पेक्ट होगा। तीसरा ये कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ही ऐसा ऑप्शन चूज़ कर लें जो बहुत ही आपको बोर होता है पढ़ने में, आप बिल्कुल उसमें अपना इंटरेस्ट सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐसा ऑप्शन चूज़ मत कीजिए। सो ये 3 एस्पेक्ट मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, और आप इस हिसाब से अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। देन फोर्थ जो एस्पेक्ट मैं बताना चाहूँगा कि आप ऑप्शनल के नोट्स ज़रूर बनाइए। ये इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि मेरे जो 2020 के अटेम्प्ट में मेरे से ये मिस्टेक हो गई थी। देन कमिंग की वैल्यू एडिशन कैसे करें? वैल्यू एडिशन के बारे में जितना हम टेंशन लेते हैं, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि वैल्यू एडिशन आप पहले अपने बेसिक कंप्लीट कर लीजिए। एक बार आप इस लेवल पे आ जाइए कि आपको जितना सिलेबस है वो पूरा कवर हो चुका है, आपकी अच्छी कमांड हो गई है उसके ऊपर, फिर आप वैल्यू एडिशन की तरफ दौड़िए। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, तब तक मैं वैल्यू एडिशन पे ज़्यादा फोकस करने के लिए नहीं एडवाइस करूँगा। एंड वैल्यू एडिशन के लिए मैं पर्सनली न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आती थी, जो फैक्ट्स और जो एग्जांपल्स आते थे, मैं वो यूज़ करता था। कोई अलग से मैंने वैल्यू एडिशन के लिए कोई स्टोरीज़ वगैरह ये सब या बहुत ही एग्जांपल्स नहीं ढूँढे। जो न्यूज़पेपर में आता था मैं उसी को वैल्यू एडिशन मानता था। डेटा पॉइंट्स और एग्जांपल्स 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आप वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, तो मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर काफ़ी रहता है इसके लिए। यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करें? यूपीएससी की तैयारी आप, मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप अपने फाइनल ईयर में, अगर आपका कोई ऐसा कोर्स है, कोई ऐसा ग्रेजुएशन है जिसमें फाइनल ईयर में ज़्यादा पढ़ाई का लोड नहीं होता है, तो आप फाइनल ईयर से डेफिनेटली अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके फाइनल ईयर में बहुत ज़्यादा लोड रहता है तो इमीडिएटली आफ्टर अपने ग्रेजुएशन आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तैयारी करने के अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे भी, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं, और बेसिक जो बुक्स हैं आपकी एनसीईआरटीज़ वो आप कवर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे। न्यूज़पेपर पढ़ना आप शुरू कर सकते हैं, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ना शुरू कीजिए ताकि आपको आदत हो जाए, एंड जैसे ही आप फुल फ्लेज प्रिपरेशन शुरू करें तो आप तब न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। देन ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़नी है कि नहीं, मैं जो हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ थी वो पुरानी पढ़ता था, एंड जो बाकी सब एनसीईआरटीज़ था वो मैं नई वाली पढ़ता था। पॉलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की जो एनसीईआरटी है उससे कर सकते हैं। सोशियोलॉजी की भी एनसीईआरटीज़ जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी के, वो काफ़ी ईजी वे में बता रखे हैं, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। और ज्योग्राफी और ये सब की तो करनी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया है कि करंट अफेयर्स 2 सोर्सेज़ से करना है। पहला सोर्स जो है वो न्यूज़पेपर, एंड दूसरा सोर्स है करंट अफेयर की मंथली मैगज़ीन। मैं विज़न आईएएस की मंथली मैगज़ीन फॉलो करता था, एंड वो मेरे हिसाब से काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। अब तो काफ़ी बड़ी होती जा रही है, उनकी भी पहले 80 पेजेज़ की होती थी, अब उनकी भी 120 130 पेजेज़ की होने लग गई है। बट आप इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें रेगुलरली और मंथली मैगज़ीन्स कीजिए, इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये है कि कितने साल का करंट अफेयर करना चाहिए? सो मेरे हिसाब से जैसे प्रीलिम आपका जून-जुलाई में होता है या फिर मई-जून में होता है, तो आप उससे 1 साल पहले का करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम है तो आप 1.5 साल का कर सकते हैं, लेकिन 1 ईयर वुड बी मोर देन इनफ। कि करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर कितना इम्पोर्टेंट, न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है, जब मैं कितने बार आपको बता चुका हूँ न्यूज़पेपर, इसी से ये दर्शाता है कि मेरे पूरे प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे निकालें? न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालने के लिए मेरे हिसाब से आपका सिलेबस और पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप इसको रेगुलरली अपने सिलेबस को पढ़ते रहेंगे, रेगुलरली अपने पीवाईक्यूज़ को आप रेफ़र करते रहेंगे, तो आप न्यूज़पेपर से ईज़िली जो रेलेवेंट न्यूज़ आती हैं वो आप निकाल पाएँगे। सो आप न्यूज़पेपर में मेरे हिसाब से फ्रंट पेज पढ़ना ज़रूरी है, सेकंड पेज पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो फ्रंट पेज का ही कंटिन्यूएशन होता है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती रहती हैं आप उनको पढ़िए, एंड जो आपके हाँ, बस एक बार थोड़े क्वेश्चंस होने के बाद फिर मैं आप लोगों के डाउट्स लूँगा। उसके बाद
आप न्यूज़पेपर्स के जो एडिटोरियल पेज है वो पढ़ सकते हैं, एंड इकोनॉमी वाला पेज भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। मैं इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करता था। उसके बाद मैगज़ीन्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। कोचिंग इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? कोचिंग मेरे हिसाब से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक गाइडेंस बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके लिए आपको गाइड करने के लिए लोग हैं, तो आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। लेकिन अगर आपको गाइड करने के लिए कोई भी नहीं है, तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा आप कोचिंग ले सकते हो। डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से 8 से 10 घंटे काफ़ी रहते हैं। 12-14 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेगुलरली 8 से 10 घंटे कर रहे हैं, तो ये आपके लिए डेली काफ़ी है। सोशल मीडिया से दूर रहिए। मैं खुद पर्सनली सोशल मीडिया से दूर रहता था, लेकिन मेरा काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव माइंड है, मैं ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, तो मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब डिलीट कर रखा था। लेकिन फिर भी अगर मैं कभी जाता था, तो मैं अपने वेब ब्राउज़र से एक्सेस कर लेता था, एंड उसपे भी मैंने टाइम डाला हुआ था, एंड उसमें पासवर्ड डलवा दिया था अपनी वाइफ़ से। उसका पासवर्ड मुझे पता नहीं था। तो अब अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत ईज़िली, तो आप कुछ ना कुछ किसी की हेल्प लीजिए एंड अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से सोशल मीडिया काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव है, एंड हमें उससे दूर रहना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे। तैयारी के लिए दिल्ली जाने की ज़रूरत है कि नहीं? मेरे हिसाब से तैयारी के लिए दिल्ली जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। प्लस आजकल ऑनलाइन इतना मटीरियल एंड वो अवेलेबल है गाइडेंस, कि आप घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। मैप्स कैसे करें? मैप्स आप एटलस से कीजिए। इनफैक्ट मैंने अपने खुद के टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने मैप्स तैयार कर रखे हैं, वो अपलोड कर रखा है पीडीएफ, उतना काफ़ी है। मैप्स आपके न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशंस आते रहते हैं, आप उनको गूगल मैप्स यूज़ कर के गूगल करते रहिए। मेरी बहुत आदत है गूगल मैप्स बार-बार एक्सेस करने की, विकिपीडिया पे या अलग-अलग जगहों के बारे में पढ़ने का। तो जो भी न्यूज़ में जगहें आती थी, जो कंट्रीज़ आती थी, या फिर कोई ऐसा जहाँ कहीं पे वॉर चल रहा है, या फिर कहीं पे कोई और इश्यू हो गया है, तो मैं उसको गूगल करता था। ये मेरे लिए मोर देन इनफ था, इसमें मुझे कभी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। एंड बाकी जो इम्पोर्टेंट जैसे हमारे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जो वेटलैंड्स हैं, जो हमारे डैम्स हैं, लेक्स हैं, ये तो हमें पढ़ने ही हैं। तो आप इनके बारे में आप एटलस से कवर कर सकते हैं। मैंने अपने जैसे चैनल पे फ़ाइल डाली हुई है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, उससे काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट है कि प्लान बी रखना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से प्लान बी बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास प्लान बी है, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको हर थोड़े दिन में पैनिक नहीं होगा और आप घबराएँगे नहीं। एंड उससे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है, कि हम सब जानते हैं कि ये एग्ज़ाम इतना रिस्की और इतना डाइसी है, कि और इसमें जो सक्सेस रेट है वो 0.01% है। तो जिस एग्ज़ाम में फेलियर रेट इतना ज़्यादा है और सक्सेस रेट इतना कम है, तो मेरे हिसाब से तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस एग्ज़ाम में फेल ही होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, लेकिन आप ये उसके लिए तैयार तो रहना है ना। अगर आप किसी भी प्रोसेस में जा रहे हैं, आपको पता है उस प्रोसेस में 99% चांसेस हैं कि आप फेल ही होने वाले हैं, तो आपको नहीं लगता उस प्रोसेस के बाद आपको प्लान बी तैयार रखना चाहिए? तो कोई भी समझदार इंसान मेरे हिसाब से तो यही एडवाइस करेगा, कि किसी भी जगह अगर मान लीजिए कोई आप चीज़ ट्राई कर रहे हैं जिसमें सक्सेस रेट 70% है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई 30% के लिए आप प्लान बी मत रखिए, क्यों आप टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस एग्ज़ाम में 99% फेलियर के चांसेस है, तो वहाँ तो प्लान बी होना ही चाहिए, क्योंकि आप अगर फेल हो जाएँगे, तो आपको आगे बढ़ानी है, आपको अच्छी लाइफ़ जीनी है, यूपीएससी ही सब कुछ नहीं है। तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे? तो इसके लिए आपको मेरे हिसाब से प्लान बी तैयार होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको जॉब करते ही तैयारी करनी है, करते टाइम ही, या फिर प्लान बी परस्यू कीजिए। लेकिन प्लान बी एटलीस्ट आपके माइंड में तैयार होना चाहिए, कि अगर आपका यूपीएससी नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? तो मैं इसका स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि प्लान बी लाइफ़ में होना चाहिए। अब कि और एक चीज़ जो मैं अपनी तरफ से एक टिप देना चाहूँगा, कि आप इस एग्ज़ाम में फेलियर के लिए तैयार रहिए। आपको अपनी पर्सनैलिटी इस तरीके से डेवलप करनी है, आप ना अपने दिमाग में ये मान के चलिए कि इस एग्ज़ाम में आपको फेलियर्स होंगे। ये आप पहले इंसान नहीं हैं जो यूपीएससी के किसी न किसी स्टेज में फेल होंगे। हर इंसान को बहुत, इनफैक्ट इस एग्ज़ाम में तो बहुत चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो जिनकी मेहनत पहली ही बार में रंग ले आती है और वो एक ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम में फेलियर को डील करना आपको सीखना ही पड़ेगा, और ये आपको लाइफ़ में भी काफ़ी सॉरी हेल्प करेगा, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करेगा। इसलिए अगर आप इस एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं, तो आपको फेलियर को डील करना सीखना ही पड़ेगा, फेलियर के साथ जीना पड़ेगा, एंड उसको ओवरकम करना है फेलियर को। तो ये मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी, आप ज़रूर सीखिए, आपकी अपनी पर्सनैलिटी में ये चेंज लाइए, कि आपको लाइफ़ में किसी भी चीज़, ईदर इस एग्ज़ाम में या लाइफ़ में किसी और चीज़ में जब आप ट्राई करते हैं, तो फेलियर्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ़। सक्सेस बिना फेलियर्स के नहीं आती है। तो ये
गवर्नमेंट वेबसाइट यार मैं कोई फॉलो नहीं करता था। मेरे हिसाब से जो स्टैंडर्ड सोर्सेज़ हैं अगर वो फॉलो करेंगे तो ये मोर देन इनफ होगा। मैं अभी आप लोगों के डाउट्स ले लेता हूँ। मैं एक बार देखता हूँ कैसे एक्सेस करना है जो हमारे जो आपने चैट्स में जी हाँ, मैं एक-एक करके अभी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेता हूँ एंड उसके आपको डाउट्स काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हो गए हैं। हाँ जी, सो मोटिवेशन कहाँ से मिला मैं वो बता चुका हूँ आपको। जैसे टॉपर्स बोलते हैं कि 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस किसी को नहीं आते हैं। हाँ, ये ट्रू है 35 टू 40 क्वेश्चंस किसी को भी नहीं आते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मैं इनफैक्ट आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है उस पे जाके जो वीडियोज़ हैं उनको फॉलो कीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। यार मैंने कोई बहुत ज़्यादा टॉपर के चैनल्स और जो टॉपर नोट्स नहीं फॉलो किए थे। मैंने सारे नोट्स अपने खुद के बनाए थे एंड तो ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट था। एनसीईआरटी कौन से सब्जेक्ट की है मैं वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे एक कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि 30 पेजेज़ अगर लक्ष्मीकांत के पढ़ते हैं तो रात को उनको समराइज़ मेंस के हिसाब से रिवाइज़ के लिए करना है। आपको डेली एक ही चीज़ रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं कि उसने आपने उस दिन पढ़ी एंड उसी दिन रिवाइज़ करनी है, ऐसा नहीं है। अगर आप वीक के एंड में या फिर 1-2 वीक के बाद पढ़ेंगे तो भी काफ़ी रहेगा। मैं तो यही स्ट्रैटेजी अपनाता था। मैं रोज़-रोज़ कि आज मैंने जो सुबह पढ़ा वही रात को रिवाइज़ करूँ, मैं ये नहीं करता था। किसी ने पूछा है कि जो 2022-23 के प्री के जो क्वेश्चंस हैं वो स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, जियो और लक्ष्मीकांत में कवर्ड नहीं है। सो इसके लिए आप देखिए, आपको कोई और सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि सब यही सोर्सेज़ पढ़ के जा रहे हैं। अगर बा आपको नहीं आ रहा है तो मतलब बाकियों को भी नहीं आएगा। लेकिन आपको उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है जो इन सोर्सेज़ से आ रहे हैं। एंड जो इन सोर्सेज़ में नहीं है, तो जैसे कि मैंने बताया जो मैं टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करता था, उसके जो सॉल्यूशंस को एनालिसिस करता था, उसमें क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं, वो सिर्फ़ एक सोर्स से नहीं बनाते हैं, वो टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं मल्टीपल सोर्सेज़ को रेफ़र करके। तो आपने जो बेसिक सोर्स अपनी पढ़ी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ज्योग्राफ़ी के लिए एनसीईआरटी पढ़ी है, तो उसके तो क्वेश्चंस आप बना ही पाएँगे। लेकिन जो क्वेश्चंस ऐसे आए जो एनसीईआरटी में नहीं थे और वो टेस्ट सीरीज़ में आए, तो आप उनके सॉल्यूशन उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पढ़ सकते हैं अच्छे से और उनको बार-बार रिवाइज़ कर सकते हैं। सो इस हिसाब से आपके बाकी सोर्सेज़ भी कवर हो जाएँगे। मैं आपको ये तो एडवाइस नहीं करूँगा कि आप ज्योग्राफ़ी के लिए कोई और किताबें पढ़ने लग जाएँ या फिर आप 4-4 सोर्सेज़ रेफ़र करने लग जाएँ। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने एलैबोरेटली एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियोज़ देखेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे इसके बारे में। कैसे 35 क्वेश्चंस आने के बावजूद भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। मैं आप जो ये होस्ट हैं इनको बोलूँगा मेरे चैनल का लिंक शेयर करने के लिए। वैसे आप सर्च भी कर सकते हैं AIR 425 CSE 2023 नितेश कुमार दहिया के नाम से मेरा चैनल है। आप उसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जैसे किसी ने पूछा है कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें और क्या मिस्टेक्स अवॉइड करें, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक तो ये चीज़ अवॉइड करें कि प्रीलिम को लाइटली ना लें। दूसरा क्योंकि जब तक आप प्रीलिम क्लियर नहीं करेंगे तो आप सिलेक्शन के सपना भी नहीं ले सकते। दूसरा कि आप नोट्स तैयार कीजिए। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है ये एग्ज़ाम, तो आप जब तक प्री अटेम्प्ट देते हैं, जब तक आपका प्रीलिम एग्ज़ाम आता है, उससे पहले आपकी मेंस की तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। आपके मेंस के नोट्स पूरे तैयार हो जाने चाहिए एंड आपका प्रीलिम की तैयारी हो जानी चाहिए। तो एज़ सून एज़ जब आप प्रीलिम क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। आपने जो मेंस के नोट्स तैयार किए हैं, आपका ऑप्शनल पूरा तैयार हो जाना चाहिए ना, उसके नोट्स तैयार हो जाने चाहिए। ताकि जैसे ही प्रीलिम का रिज़ल्ट आएगा या फिर आप प्रीलिम देके आएँगे और अगर आप श्योर हैं आप क्लियर करने वाले हैं, तो आप इमीडिएटली फिर आप अपने जो नोट्स हैं उनको फटाफट रिवाइज़ कीजिए और मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कीजिए और टेस्ट सीरीज़ लिखना शुरू कीजिए। सो आपको 2 ही चीज़ें करनी है सॉरी कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है थ्रू टेस्ट सीरीज़ एंड आपके जो नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करना है। ये 2 चीज़ें करनी है आपको प्री और मेंस के बीच में। उससे पहले आपका सारा पढ़ाई और नोट मेकिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। यार डिजिटल नोट्स बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं जाता है, मैं आपको बताऊँगा।
मैं आपको नोट्स भी दिखाऊँगा। मैं इसके लिए एक स्पेसिफ़िक अपने चैनल पे वीडियो बनाऊँगा अच्छे से आधे 1 घंटे की। मैं आपको सजेस्ट करूँगा मेरे चैनल पे वो वीडियो ज़रूर देखना, कैसे मैंने डिजिटल नोट्स बनाए और कैसे वो बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है, इवन व्हाइल मेकिंग द नोट्स एंड उसके बाद रिवाइज़ करने में भी। मैं ये डाउट एकदम डिटेल में डिस्कस करूँगा, तो आप मेरे चैनल पे आइए, मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें यार? कंसिस्टेंसी इज़ अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते ये एग्ज़ाम क्लियर करने का। अगर आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा, कंसिस्टेंसी लानी ही पड़ेगी, आपको मिनिमम 8 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि एक दिन आपने 11 घंटे पढ़ाई कर ली और एक दिन आपने 7 घंटे पढ़ाई की, 6 घंटे, 5 घंटे पढ़ाई की, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रोज़ पढ़ाई की ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये भी रोज़ मतलब आपने हफ़्ते में अगर 6 दिन पढ़ाई की, 1 दिन नहीं की तो भी चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं आपने 1 दिन पढ़ाई की, 2 दिन नहीं की, फिर चौथे दिन वापस 12 घंटे पढ़ाई की, फिर अगले दिन नहीं की, ये नहीं। कंसिस्टेंसी मीन्स कि आपको ऑलमोस्ट रोज़ पढ़ाई करनी है और सफिशिएंट घंटे पढ़ाई करनी है। एक एवरेज आप 8 घंटे करेंगे तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी है। एंड मोटिवेशन बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। मोटिवेशन आप शुरू में तो मोटिवेट होके बहुत जोश में पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसके बाद डिसिप्लिन काम आता है, मोटिवेशन काम नहीं आता है। सो मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम में मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है। डिसिप्लिन के बिना आप आईएएस ऑफिसर बनने का नहीं सोच सकते। अगर आप इतना टफ एग्ज़ाम क्लियर करने का सोच रहे हैं और आप ऐसा ऑफिसर बनना चाहते हैं जो टॉप क्लास ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन तो डेवलप करना ही होगा, इसके बिना नहीं होगा। अ, अगर आपने एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत कर लिए हैं तो वो सब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी है, मैं उसका ऑलरेडी बता चुका हूँ। पूरा सिलेबस यार मेरे हिसाब से 6 से 8 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। यार किसी ने पूछा है मैरिज के बाद मेरा चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है अभी तक, मैं सिर्फ मैरिड हूँ। एंड मेरे लिए मैरिज मेरी एसेट ही थी क्योंकि मेरी वाइफ़ काफ़ी सपोर्टिव थे मेरी प्रिपरेशन में। एंड उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है, तो मेरे लिए वो बेनिफिट ही था। तो एक कोई बर्डन नहीं था। मेरे लिए इमोशनल सपोर्ट भी काफ़ी रहता था, मेरे को कभी अकेला फ़ील भी नहीं होता था। सो अगर आप मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पार्टनर आपको होल हार्टेडली सपोर्ट करे और आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें। आपके आसपास के लोगों के बिना, इनफैक्ट अगर आप जॉब पे हैं तो आपके कलीग का भी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग आपकी लाइफ में एसोसिएटेड हैं, अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं तो ही एग्ज़ाम होगा, अकेले आप एग्ज़ाम ये क्लियर नहीं कर सकते हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यार मेरा लास्ट अटेम्प्ट नहीं बचा है क्योंकि मेरा एज की वजह से मेरा एक अटेम्प्ट वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, प्रीलिम में कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन मेंस में तो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड थीम्स तो बिल्कुल रिपीट होती हैं। इनफैक्ट 60 टू 70% ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो मेंस में आप प्रिडिक्ट कर सकते हो और वो रिपीट होती हैं। यार डिजिटल नोट्स को रिवाइज़ करना काफ़ी आसान होता है। अ, हाँ, लक्ष्मीकांत मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत अलॉन्ग विद न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर मैगज़ीन पॉलिटी के लिए, मेंस के लिए काफ़ी है। आपको कोई अलग बुक सोर्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेक्ट्रम भी मेरे हिसाब से काफ़ी है। आप स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे आंसर्स लिख लेंगे मेंस में। कोई अलग सोर्स आपको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं। इवन इन ज्योग्राफ़ी आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए, ज्योग्राफ़ी काफ़ी है। आप जो अगर कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो नए-नए आ रहे हैं उसके बारे में आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं या फिर करंट अफ़ेयर से कवर हो जाएगा, क्योंकि जैसे साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं, उनमें कुछ अलग कोई फिनोमेना आता है तो आप वो डिस्कस हो जाता है। लेकिन अलग से कोई और सोर्स मेरे हिसाब से रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। येस, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जीएस 3 के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। डेफ़िनिटली मैं अपने नोट्स भी शेयर करूँगा एंड मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं वो भी दिखाऊँगा। यार ओल्ड एनसीईआरटी नोट्स बनाने में मेरे को आई गेस 3-4 दिन लग गए थे, लेकिन एक बार वो नोट्स बन गए तो उसके बाद मेरे को रिवाइज़ करने में 1 दिन में मैं अपनी रिवाइज़ कर लेता था। आंसर में कंक्लूजन 2 लाइन का, आप कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन मैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कैसे मैं एसडीजीज़ को यूज़ करता था, डेटा पॉइंट्स को यूज़ करता था या फिर स्कीम वगैरह को यूज़ करता था।
यार हिस्ट्री के फैक्ट्स और पॉलिटी के आर्टिकल्स आपको बार-बार रिवाइज़ करेंगे तभी आप कर पाओगे। या फर्स्ट रीडिंग में कुछ नहीं करना मेरे हिसाब से। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ आपको रीडिंग करनी है। एंड आप जब फर्स्ट के 1-2 रीडिंग करते हैं तो मैं आपको स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूँगा कि आपका ध्यान उसको याद करने में नहीं होना चाहिए। पहले 2-3 रीडिंग आपको सिर्फ वो पढ़ना है, सिलेबस उसको फ़ेमिलियर होना है वो टॉपिक से, सब्जेक्ट से। एंड उसके बाद उसको समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उसके बाद याद करना शुरू करना है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से अगर आप किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं एंड उसको 4-5 बार रिवाइज़ करते हैं तो आपको अपने आप याद हो जाता है। 40 डेज़ की स्ट्रैटेजी यार अगर मैं प्रीलिम्स की बताना चाहूँ आपको, 40 डेज़ में आपने जो अब तक पढ़ लिया है उसको बार-बार रिवाइज़ कीजिए। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं दिए हैं तो आप कुछ मैं बोलूँगा 8-10 टेस्ट सीरीज़ लगाइए, उनके सॉल्यूशंस पढ़िए। ये आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश कीजिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं और आपको जो टाइम मैनेजमेंट आपसे हो रहा है कि नहीं, आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कहीं आप घबरा तो नहीं रही हैं, ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए लास्ट 40 डेज़ में। जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी को बार-बार रिवाइज़ कीजिए। किसी भी नए सोर्स, किसी भी नए टॉपिक या किसी भी नए सब्जेक्ट की तरफ मत दौड़िए। जो रह गया है उसको आप छोड़ सकते हैं, चाहिए तो और नेक्स्ट 10 दिन में आप कर सकते हैं, बट लास्ट के 30 दिन में तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कुछ भी नया पढ़ने के लिए। जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसी को बार-बार रिवाइज़ कीजिए एंड उसी पे ध्यान रखिए कि कैसे आपकी एक्जिस्टिंग नॉलेज को आप अप्लाई करें। यार मैंने किसी कोचिंग या किसी टीचर को फॉलो नहीं किया था। मैंने कोई कोचिंग जॉइन नहीं की थी ये किसी भी अटेम्प्ट में इन सब में। अ, यार मेरा जॉब उतना हेक्टिक नहीं था। मेरे को जॉब में भी कुछ 3-4 घंटे रोज़ पढ़ने के लिए मिल जाते थे। हाँ, लेकिन कई बार मेरे को शाम को क्लिनिक जाना पड़ता था क्योंकि मैं क्लिनिकल प्रैक्टिशनर भी हूँ। सो मैं टाइम का काफ़ी क्रंच रहता था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जॉब में मेरे को आराम से 3-4 घंटे मिल जाते थे डेली एंड फिर घर में आके मैं वापस से 3-4 घंटे पढ़ लेता था रात को। तो मेरे को ऐसे 8 घंटे मेरे पूरे हो जाते थे एंड जो छुट्टी वाले दिन होते थे उस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता था ताकि जो टाइम की कमी है वो कवर अप हो जाए। यार मैंने नोट्स जो जो एप्पल का आईपैड है उसमें नोट्स करके एक ऐप आता है जिसका नाम ही नोट्स है, NOTES। मैं उसमें बनाया था, वो एप्पल के हर डिवाइस में आता है एंड वो फ्रीली अवेलेबल है। मैंने उसमें बनाया था। यार पॉलिटी के लिए कोई भी ऑनलाइन सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एंड न्यूज़पेपर इज़ मोर देन इनफ एंड करंट अफेयर मैगज़ीन बस। हाँ, वोकैब्युलरी जो है हार्ड है हिंदू की, इसलिए मैं खुद इंडियन एक्सप्रेस प्रेफ़र करता था। मेरे हिसाब से इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी ईज़ी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप हिंदुस्तान टाइम भी शुरू में स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ने के लिए। नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगा इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए एंड अगर आपको कोई वर्ड में डिफ़िकल्टी है तो आपको गूगल ही करना पड़ेगा। इसका तो कोई और वो नहीं है, कोई और उपाय नहीं है। हाँ, जैसे अगर आपके 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टेट पीसीएस की तरफ मूव कीजिए एंड आप स्टेट पी से अपने जो प्लान भी है उसके लिए तैयारी कीजिए। और उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो वापस आप जो बचे हुए 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लान बी की तरफ बढ़िए। यार नोट्स मैं पूरे डिजिटल बनाता था, उसके लिए मैं आप अलग से वीडियो बना दूँगा अपने चैनल पे, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। या वैल्यू एडिशन न्यूज़पेपर से करना है, मैं और कहीं से नहीं करता था। अ, या वो न्यूज़पेपर काफ़ी है। मैरिड लाइफ़ के बाद यार प्रॉब्लम्स तो आते हैं। देखिए आपकी जो मैरिड लाइफ़ है उसमें कभी-कभार थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट झगड़े भी होंगे, आपके पार्टनर को थोड़ा लोनलीनेस भी फ़ील होता है। बस अगर लेकिन आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और अगर आप एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो ये ईज़ी हो जाता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। नंबर ऑफ रिविज़न्स यार मैं मानता हूँ किसी भी सब्जेक्ट को मिनिमम 4 टू 5 टाइम्स तो रिवाइज़ करना ही है।
उसके बिना आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप एग्ज़ाम हॉल में जब आप आंसर लिखोगे तो आपको याद आएगा। यार जो करंट अफ़ेयर्स हैं, आप जो बोल रहे हैं कि करंट करंट अफ़ेयर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। जो अनप्रेडिक्टेबल हो गया है तो ये सबके लिए अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। अगर कुछ बहुत ज़्यादा टफ़ करंट अफ़ेयर आता है तो वो किसी को भी नहीं आएगा, तो आपको उसके बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी अलग रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार-बार रिपीट करूँगा, जो आप बेसिक सोर्सेज़ जो सब पढ़ रहे हैं आप उनको अच्छे से कीजिए, ताकि उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब उसको सही करेंगे और आप गलत करेंगे तो आप रेस से बाहर हैं। एंड करंट अफ़ेयर्स के लिए एक न्यूज़पेपर, एक मंथली मैगज़ीन एंड आपका जो स्टैटिक, ये काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है तो बिल्कुल आपको आज से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ये बिल्कुल राइट टाइम है। हाँ यार, सीएसई 2025 के लिए सफिशिएंट टाइम है, ये एकदम राइट टाइम है शुरू करने के लिए, आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये जो क्वेश्चंस हैं पैरोल, जुडिशियल कस्टडी वाले, ये किसी को नहीं आते हैं। ये सब वहाँ पे इंटेलिजेंट गेस वर्क करके ही आपको डील करना है। एंड कई बार इन सब चीज़ों के बारे में न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे आर्टिकल्स में ये कई बार डिस्कस हो जाता है, तो आपको इसके बारे में बेसिक आइडिया आ जाएगा। अगर आप हाँ, सिर्फ़ लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर मैगज़ीन पढ़ रहे हैं तो उससे कवर नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये न्यूज़पेपर से कवर हो जाता है, इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इन सब क्वेश्चंस में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम एग्जैक्ट आंसर किसी को नहीं आता है, किसी भी टॉपर को नहीं आता है। सब अपनी बेसिक नॉलेज को अप्लाई करके करते हैं। किसी ने इधर-उधर कभी न कभी कुछ न कुछ सुना होता है, उसको अप्लाई करके अगर 1-2 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए, 1-2 स्टेटमेंट भी एलिमिनेट हो गए, तो आपका आंसर कई बार निकल जाता है। तो दैट इज़ हाउ यू कैन अटेम्प्ट दीज़ क्वेश्चंस। लेकिन आते किसी को नहीं है। अब आप इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ पैरोल और जुडिशियल कस्टडी के बारे में पूछ लिया है, तो इस बार ही आप लॉ की किताबें पढ़ने लग जाओ या फिर कोई और जो रिसोर्स है उसको रेफ़र करने लग जाओ। ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस किसी को भी नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपने न्यूज़पेपर रीडिंग की है तो ये थोड़ा ईज़ी हो जाता है आपके लिए ये क्वेश्चंस को टैकल करना, और अगर थोड़ा-सा आपकी किस्मत साथ दे देती है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यार प्रीलिम्स में मैं समवेयर अराउंड 78 टू 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था। 78 टू 85, अगर बहुत ज़्यादा टफ है तो 78, 79, 80 कर लेता था। थोड़ा ईज़ी पेपर आया है तो, लेकिन जो मैंने चारों अटेम्प्ट दिए हैं उसमें कोई भी ईज़ी पेपर नहीं आया। तो अगर थोड़ा रिलेटिवली ईज़ी है तो आप 80 टू 85 कर सक सॉरी, ये मेरा मेरा टेक्नीक थी। आप अपने जब मॉक टेस्ट लगाएँगे, तो आप अपने परफ़ॉर्मेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके लिए ऑप्टिमम नंबर क्या है। कुछ लोग 90s में अटेम्प्ट करने के लिए सही स्ट्रैटेजी मानते हैं और कुछ लोग कम मानते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन एंड करते हैं। यार आपको प्रिपरेशन में जो 2023 प्रीलिम्स हैं, इसमें आपको प्रिपरेशन में कोई चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से बस इतना ही चेंज लाना है कि जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें और ये देखें कि थोड़ा काम कंपोज़ रहें। अपने सिलेबस को बार-बार रिवाइज़ करें, ताकि जो ये वाले जो क्वेश्चन्स आने लग गए हैं, जैसे ओनली 1, ओनली 2 और ओनली 3 वाले जो क्वेश्चन्स आने लग गए हैं, ये आप तभी सॉल्व कर पाएँगे जब आपको बिल्कुल प्रिसाइज़ नॉलेज है। और ये प्रिसाइज़ नॉलेज जभी आएगी जब आपने एडिक्वेट रिसोर्सेज़ पढ़ लिए हैं एंड उन रिसोर्सेज़ को बार-बार, बार-बार, बार-बार पढ़ा है। तभी आप ये प्रिसाइज़ आंसर निकाल पाएँगे। मैंने अपना 22 का अटेम्प्ट रियल टाइम सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है। कल और आज ही डाला है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। यार अगर आप 24 अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपने अब तक फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिया है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप अभी से फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप 5 से 6 फुल लेंथ टेस्ट देंगे तो मेरे हिसाब से इट विल बी मोर देन इनफ। मैं भी 4-5 फुल लेंथ टेस्ट ही देता था, उससे ज़्यादा नहीं देता था। यार हिंदी मीडियम के लिए मैं कोई न्यूज़पेपर नहीं सजेस्ट कर पाऊँगा, अनफॉर्च्युनेटली मेरे पास इसकी नॉलेज नहीं है। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं इंडियन एक्सप्रेस सजेस्ट करूँगा। अगर आप लोगों का कोई और डाउट नहीं बचा है तो हम सेशन एंड करते हैं फिर। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई विल वेट फॉर 30 सेकंड्स मोर एंड उसके बाद फिर हम एंड करेंगे ये सेशन। ये बिगिनर्स, अगर आप अपने आंसर्स चेक करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगा, इसके लिए आप
अपने जो अगर आपके पास आस-पास कोई है आंसर्स जो आपके चेक कर सकता है वो कीजिए। आप टॉपर्स को अप्रोच कर सकते हैं। नहीं तो आप मैं सजेस्ट करूँगा बिल्कुल आपके आस-पास कोई भी नहीं है तो आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लीजिए। उसमें ताकि आपके पास एक रेगुलर इवैल्यूएशन आता रहेगा और आपको रेगुलर फीडबैक मिलता रहेगा। तो अगर आपके पास कोई भी नहीं है आस-पास और आप खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप अपना आंसर चेक कर पाएँ, तो आप किसी टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये आपको टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा एंड आपको फीडबैक भी मिलता रहेगा। लेकिन मैं खुद एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ, मेरे को खुद आदत थी बच्चों का आंसर्स चेक करने की एंड हमेशा से ही मैं काफ़ी अच्छा रहा हूँ इस चीज़ में कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स लिख लेता था, तो मुझे इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई। टेस्ट सीरीज़ यार विज़न की टेस्ट सीरीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। वाजीराम की टेस्ट सीरीज़ भी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है, प्री और मेंस दोनों के लिए। हाँ यार, नोट्स प्री और मेंस के एक साथ ही बनाइए, अलग-अलग नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टॉपिक्स जो शायद मेंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उसके अलग से बना सकते हैं एंड जो अगर प्रीलिम के लिए कुछ टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, तो आप उसके लिए अलग से बना सकते हैं। लेकिन मैं अलग स प्रीलिम और मेंस के लिए अलग-अलग नोट्स बनाने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। यार कंसोलिडेट तो आपको यही करना पड़ेगा कि अगर आप डिजिटल नोट्स बनाते हैं, तो आप जब हर बार रिवीजन करेंगे, आप पहला रिवीजन करेंगे तो कुछ उसमें से आप कट डाउन करेंगे। जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे तो आपके नोट्स और छोटे हो जाएँगे। थर्ड रिवीजन करेंगे तो और छोटे हो जाएँगे। फोर्थ रिवीजन तो आप जितने रिवीजन करते जाएँगे, आप ये देखोगे ना, आप खुद नोट्स बनाओ और उनको बार-बार पढ़ोगे, तो अगर आप डिजिटल बना रहे हो, तो आप देखना कि आप अपने नोट्स और कंसोलिडेट करते चले जाओगे। कंसोलिडेट मतलब क्या है? उसमें से थोड़ा-थोड़ा कट करते चले जाओ। जो चीज़ें आपको याद हो गई हैं, वो आप हटा दो। जो चीज़ें आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हो, जिनको आपको बार-बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो हटा दो। तो ऐसे आपके नोट्स जितने रिविज़न्स आप करते जाओगे, सब्सीक्वेंट रिविज़न्स में आपके नोट्स छोटे होते चले जाएँगे, छोटे होते चले जाएँगे। यार मैंने कोई टॉपर नोट्स या चैनल किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए फ़ॉलो नहीं किया था, मैंने पूरी सेल्फ स्टडी की है। फ़ॉर्च्यूनेटली मैं जब किताबें पढ़ता था, तो मेरे को किताबें समझ में आती थी एंड मेरे को ज़्यादा समझने में डिफ़िकल्टी नहीं होती थी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, तो आप कोचिंग का हेल्प ले सकते हो और आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स फ्रीली पढ़ाते हैं, तो आप उनको भी फ़ॉलो कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे एंड करते हैं हम अपना सेशन। अगर आप लोगों को कोई और डाउट रहेगा तो आप हाँ, जैसे कॉपी से अगर आप नोट्स को कट करना चाहते हैं, हाँ, तो आप कट कर सकते हैं, ये कर मैंने लेकिन अपने पूरे नोट्स डिजिटल बनाए थे, तो मैं तो उनको इरेज़ कर देता था। आप कॉपी के लिए उनको कट कर सकते हैं, यही कीजिए। लेकिन बार-बार आप लिखने जाएँगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा। आई होप मैंने आप लोगों को अच्छे से गाइड किया हो और जितनी भी मेरी कैपेबिलिटी थी, मैंने बेस्ट ट्राई किया है एंड आई होप मैंने आप सबके डाउट क्लियर किए हों। थैंक यू। अ, यार लास्ट में इकोनॉमिक्स का जो है एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि एक्यूरेसी कैसे। सी इकोनॉमिक्स काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स आप रट के सॉल्व नहीं कर सकते हो। प्रीलिम के क्वेश्चन स्पेसिफिकली आप ये प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स के तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं इकोनॉमिक्स के। और ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपको स्टैटिक सोर्स पढ़ना है एंड करंट अफेयर्स के लिए या फिर इवन स्टैटिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बार-बार न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और स्टैटिक को बार-बार रिवाइज़ करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे। यार मैं टेलीग्राम चैनल बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। आप वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके।